Today we are going to study greenhouse effect and global warming. What is greenhouse effect? बचपन में हम सब ने greenhouse effect and global warming के बारे में पढ़ा है. यहाँ पर भी हम दोनों टॉपिक को वन बाय वन कवर करेंगे. नाउ अगर अब मैं greenhouse effect की बात करूँ तो बहुत ही सिंपल सा इसका मीनिंग है. जो भी XYZ रेज आ रही हैं उनको ट्रैप किया गया है और उससे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. दिस इफ़ेक्ट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इन सिंपल वे. क्या होता है कि एक्चुअली में जैसे कि ये सनलाइट है अर्थ को स्ट्राइक करती है, ठीक है. तो जब वो अर्थ को स्ट्राइक कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि 100% रेज अगर स्ट्राइक कर रही हैं तो पूरी की पूरी तो वापस जा नहीं पाएंगी. तो इन 100% रेज में से बहुत सारी ऐसी रेज होंगी जो यहीं पे ट्रैप हो जाएंगी. अब पहला एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? तो पहला एब्जॉर्प्शन खुद अर्थ का सरफेस करेगा और बची हुई जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि जैसे कि अगर 100% स्ट्राइक हो रही है तो उस 100% में से 20-30% तो अर्थ सरफेस ने एब्जॉर्ब कर ली और बाकी की रिफ्लेक्ट कर दी. अब नेक्स्ट जो रिफ्लेक्ट है वो कुछ तो ऐसे ही पास ऑन हो जाएंगी और बची हुई जो हैं उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब कर लेंगी. क्योंकि आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो एक्चुअली में सन की हीट को, पावर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. तो अगर ग्रीन हाउस गैसेस इन्वायरमेंट में बढ़ी तो सन की जो लाइट है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी और सराउंडिंग जो टेम्परेचर है उनके अंदर इंक्रीमेंट होगा, ठीक है. तो अब कुछ ऐसा होगा जो पेड़ के ऊपर भी पड़ेगा. अब जो ट्री है वो यूज़ करने के बाद में सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा. तो एक्चुअली में जो ये सीरीज़ ऑफ इवेंट जो हो रहा है, सनलाइट जो है वो स्ट्राइक कर रही है और उसके बाद में रिफ्लेक्ट हो रही है, देन एब्जॉर्ब हो रही है. इन सारे फेनोमेनॉन को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बोलते हैं. अब सेकेंड स्टेज, अब ये जो सब हो रहा है, फेनोमेना जो हो रहा है उसकी वजह से अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है. पहले तो अर्थ के सरफेस ने लाइट को एब्जॉर्ब किया. सेकंड जो ग्रीन हाउस गैसेस है उन लोगों ने सनलाइट एब्जॉर्ब किया. तो जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगी उतनी ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी. टेम्परेचर जो है अर्थ का वो बढ़ेगा और इसी फेनोमेनन को हम बोल देते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड. कोई लोकल जगह पर ऐसा नहीं चल रहा है ये कि किसी एक पर्टिकुलर सिटी में ऐसा हो रहा हो, ग्लोबली है. सेकेंड वार्निंग, टेम्परेचर जो है ओवरऑल अर्थ का वो टेम्परेचर अब इंक्रीज़ हो रहा है. अगर एक्चुअली में बात करें तो ये जो फेनोमेना है कि हमें एक तरीके से बचाए भी रखता है. क्योंकि अगर आप बिना ग्रीन हाउस गैसेस के या जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है उसके बिना अगर आप अर्थ को इमेजिन करो तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी और जो टेम्परेचर है वो माइनस में होगा. तो इससे अर्थ को या अर्थ के जो एनिमल्स हैं यानी कि जो हम हैं और जो दूसरे एनिमल्स हैं और वेजिटेशन जो हो गया, इन सब चीज़ों का सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन होगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एमिशन करोगे तो जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है उसकी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उससे फिर हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. ये आपका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, सिंपल सा आपने देख लिया है, मैंने आपको इमेज के थ्रू बता दिया है. अब जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है उसके पीछे रीज़न्स क्या क्या हैं, वो किन किन कारणों से हो रहा है. आपकी बुक के अंदर पाई चार्ट दे रखा है, उसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए. मैं आपको डायरेक्ट समझा देती हूँ. अगर आप लोग के पास में बुक नहीं है तो आप डाउनलोड कर लो, लेकिन आपको ये उसी में से पढ़ना पड़ेगा. उसके अंदर आप देखेंगे CO2 का जो कंट्रीब्यूशन है वो 60% है, मीथेन का 20% है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14% है और नाइट्रोजन का है आपका 6%. सॉरी, नाइट्रस ऑक्साइड का है आपका 6%. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके NCERT की बुक में दे रखा है. तो वो गैसेस जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के अंदर आती हैं, आपने इमेज के अंदर गैसेस देखी होंगी, वो गैसेस जो रिफ्लेक्टेड हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं, उनको हमने बोला है ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो अर्थ को क्या करता है? गर्म बनाए रखता है. चलिए अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. आपको मेनली इसके अंदर परसेंटेज याद रखना है और कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमको टॉपिक को पूरी तरीके से पढ़ना कंपलसरी है. पाई चार्ट इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर.
चलिए, एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन वॉज 280, 1750, 368, 2000, 380, ये सब दे रखा है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इसका जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वो डिफॉरेस्टेशन के कारण बढ़ रहा है। सेकंड, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, इसके कारण भी इसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा है। 33% ऑफ इंडियन लैंड वॉज कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब अब जो है इसका परसेंटेज सिर्फ 19.4% रह गया है। ये डेटा पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट, मीथेन की अगर हम बात करें तो इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन मोस्टली बाय एनारोबिक मैथोजेंस, मेनली ये एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से होता है, या फिर कोई फ्लडेड पैडी फील्ड्स हैं या मैथोनेजेंस का बहुत ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन है, उनकी वजह से भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट, CFC की अगर हम बात करें तो CFC स्ट्रिक्टली जो नए आइटम्स हम यूज़ करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, फ्रिज हो गया, AC वगैरह जो हैं, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा इमिशन होता है। और जो गैसेस कंपाउंड है, कार्बन है, हैलोजन है, ऑडरलेस है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन इन्फ्लेमेबल हैं, केमिकली इनर्ट प्रोपिलेंट्स हैं। ऐसे तो ये हमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा हाथ ओजोन डिप्लीशन में होता है। ओजोन डिप्लीशन में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। एक छोटा सा डेटा है जो आपकी NCERT की बुक में दे रखा है कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये याद रखिएगा। यूज्ड इन एरोसोल कैंस एंड जेट फ्यूल्स, रेफ्रिजरेटर्स इन एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड प्लास्टिक फॉर्म्स। अब यहाँ पे आपका कैन हो गया, जेट फ्यूल्स हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, और काफ़ी सारी जगह जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, इन सब जगहों पर भी ये यूज़ होता है। तो अगर हम AC का यूज़ कम कर दें और कन्वेंशनल टेक्निक्स पे आएँ तो हमें फ़ायदा होगा। नाउ नेक्स्ट, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ nitrogen rich fuels, livestock's waste, breakdown of nitrogen, fertilizers in soil, nitrate contaminated water, nylon production and some other industrial processes। जैसे कि रिच फ्यूल्स, लाइव स्टॉक्स वगैरह से भी ये हमको मिल सकता है। ये एक्चुअली में करता क्या है कि बहुत सारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनमें ये यूज़ होता है, नाइट्रेट कंटेनिंग वाटर, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू भी ये रिलीज़ होती है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपसे CFC के बारे में पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है चीज़ों को। इट इज़ बिलीव्ड दैट इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैज़ रिजल्टेड इन द राइज ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। इट्स पर्टिकुलरली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली में क्या है, जो एवरेज टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर, जो अर्थ है ना उसका जो पूरा टेम्परेचर है वो जो है अब वो बढ़ रहा है टेम्परेचर। मैंने समझाया था ना, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं और उसको क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं सनलाइट को, सोलर रेडिएशन को। 2.5 डिग्री सेल्सियस सिंस इन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, और जो अब है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस है। कौन सी सेंचुरी में, 28th सेंचुरी में। तो उसमें इंक्रीमेंट हुआ है जो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है तो ये थोड़ा सा, लेकिन ये ग्लेशियर मेल्ट करने के लिए काफ़ी है। अब इफ़ेक्ट ऑन एटमॉस्फेयर, बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है एटमॉस्फेयर के ऊपर। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन वेदर एंड क्लाइमेट। अब वेदर और क्लाइमेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो जो साइकिल्स होती है, जैसे कि कोई एक एरिया है, जैसे कहीं पे पानी गिर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा गिर रहा है, और कहीं कहीं ऐसे एरिया हैं जहाँ पर गिरना चाहिए और वहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं गिर रहा है। तो इस तरीके के और क्लाइमेट चेंज हमको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है राइजिंग सी लेवल या चेंज इन सी लेवल। इसका मतलब ये होता है कि जो ग्लेशियर है वो सब पिघल रहे हैं, काफ़ी सारा जो वाटर है वो वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑन रेंजेस ऑफ स्पीशीज़। जो वहाँ के आसपास के जो एरियाज़ के अंदर जो स्पीशीज़ हैं उन पर इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट, फूड प्रोडक्शन पे इसका काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग एक चार्ट के थ्रू आप समझने की कोशिश करिए। मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। चेंजिंग स्नो एंड रेन पैटर्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर मेल्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एनिमल माइग्रेशन लाइफ साइकिल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी चेंज आ रहे हैं। हाई टेम्परेचर, मोर हीट वेव्स रिलीज़ हो रही हैं, ये दे रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट है फिर डैमेज कोरल्स, मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी इफ़ेक्ट्स है वो सी के ऊपर, सी लेवल के ऊपर ही हैं, सी के अंदर भी काफ़ी इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। जो वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन है वो डिस्ट्रॉय हो रही है इससे। अब ज़्यादा सूखा और ज़्यादा बाढ़, अब इन चीज़ों की फ्रीक्वेंसी देखना। जो बाढ़ आती है वो तुरंत आती है, लैंड स्लाइडिंग होने लगती है, और जो सूखा पड़ रहा है और वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, फिर इससे कई सारी फसलें बर्बाद हो जाती है। अब जैसे कि हम बात करें तो कई ऐसे फार्मर्स हैं, ओले पहले पड़ते हैं, तो उससे अगर वो कभी ऑड टाइम में अगर वो आ जाते हैं तो उससे भी फसल को बहुत नुकसान होता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, प्लांट साइकिल, ये हमें एक अलार्म कर रही हैं कि अब रुक जाओ, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल कॉज कर सकता है। चलिए, अब स्ट्रैटेजीज़ टू डील विद ग्लोबल वार्मिंग, क्या स्ट्रैटेजीज़ है, वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। फर्स्ट है रिप्लेसमेंट कर दो CFC का, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट था वो बहुत बड़ा था ओजोन के ऊपर, इसीलिए सबसे पहले इसको हटाना ज़रूरी है। इंक्रीज़ वेजिटेशन, या आप इसको बोल सकते हो रिफॉरेस्टेशन, मतलब कि दोबारा से पेड़ पौधे लगाने की हमको ज़रूरत है। रिडक्शन इन यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, इसका भी हमें कम यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है लिमिटिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इनका यूज़ और इनकी बर्निंग भी हमको कम कर देना चाहिए। जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, उनसे आगे बढ़ के हमको कुछ और चीज़ें पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट फिनिश होता है।